मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली नॉलेज ट्रैक की टीम का। इस चैनल ने मेरी काफ़ी मदद करी थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। ये वन ऑफ द स्वीट चैनल्स है इस पूरे इकोसिस्टम में जो आपकी बात को एडिट नहीं करता। आप यहाँ पे खुल के अपने टीचर्स के बारे में बोल सकते हो। मैंने राज राय सर का नाम लिया, मेरे सोशियोलॉजी के टीचर हैं। पीयूष सर का नाम लिया, वो मेरे एथिक्स के टीचर हैं। सुदर्शन सर का नाम लिया, जिन्होंने मेंस को प्रिपेयर करना सिखाया। अगर कोई भी और प्लेटफॉर्म पे मैं बोलता था तो वो एडिट हो जाता था, और मैं जब लास्ट में अपनी वीडियो देखता था तो मुझे दुख होता था कि मैं अपने टीचर्स का नाम लिया भी और वो पब्लिश भी नहीं हुआ। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस टीम का, इस ब्यूटीफुल चैनल का, जो एस्पिरेंट्स को, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपनी बात को नेचुरली ऑनेस्टली रखने का एक मौका प्रदान करता है। एंड आई होप कि एक दिन आपको भी मौका मिले कि आप दिल्ली नॉलेज ट्रैक की टीम के सामने यहाँ पे खड़े हों और आप अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी बताएं और फेलो एस्पिरेंट्स की मदद करें। Hello everyone, my name is Ahana Shrishti and I have secured an All India rank of 3 in the Indian Economic Services Examination 2024. आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप सभी को अपने कुछ टिप्स और एडवाइस देना चाहूँगी जो मेरी इस एग्ज़ाम के जर्नी में मुझे हेल्प किए हैं, जैसे कि रिसोर्सेज, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, हाउ टू डील विद अ फेलियर एक्सेट्रा। उससे पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड शेयर कर देती हूँ। मेरी स्कूलिंग दिल्ली से ही हुई है। मैंने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया है इन द प्रस्त कॉलेज फॉर विमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट 2020 में दिया था, बट वो कोविड के वजह से अक्टूबर में हुआ था, तो वो मैंने उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। तो सेकंड attempt was my first serious attempt in 2021. Again, it was delayed because of the COVID pandemic, but I was lucky enough to get through the prelims and the mains, and I gave the personality test also. However, God had other plans, तो उस साल मेरा क्लियर नहीं हुआ था, और वो साइकिल बहुत छोटी थी, and the next prelims were in 5 days I believe. एंड जितनी छोटी साइकिल थी उतना छोटा मेरा कॉन्फिडेंस था, और उस समय आई वॉज नॉट एबल टू गिव द प्रीलिम्स अगेन एंड जॉइन द साइकिल अगेन। तो मेरी माँ के प्रोत्साहन से मैंने डिसाइड किया कि मुझे मास्टर्स की तैयारी करनी चाहिए, एंड सो आई गेव 2 एंट्रेंसेज, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का और एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। उस समय CUET हैड बिगन। सो मेरा रिज़ल्ट IFT कोलकाता का पहले आ गया था, मतलब मैं शॉर्टलिस्ट IFT कोलकाता कैंपस के लिए हुई थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली से बाहर जाऊंगी पढ़ाई करने। हमेशा से था कि यहीं पे सब कुछ है और मैं कर लूँगी, बट आई मीन इसी को आई थिंक डेस्टिनी कहते हैं। फिर मैं वहाँ गई मास्टर्स के लिए। हालांकि मेरा JNU में भी हो गया था, बट उसका रिज़ल्ट 2 महीने बाद आया, तो आई डिसाइडेड टू power through and do well at IFT कोलकाता। एंड अभी अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखूं तो वो मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस रहेगा। जैसे कि सबके साथ होते हैं, अगर आप एक बार UPSC के एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट कर देते हैं और आपको अच्छा लगने लगता है तो एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। गैम्बल है ये, और आप उससे बाहर बहुत डिफ़िकल्टी होती है निकलने की। तो मेरे दिमाग में हमेशा ऐसे था कि एग्ज़ाम्स तो देनी है दोबारा। उस समय बिल्कुल मन नहीं था, बट मैं थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करने लगी थी। मैंने क्योंकि मैं मास्टर्स कर रही थी इकोनॉमिक्स में, तो इट वाज द मोस्ट ईजीएस्ट फॉर मी टू स्टडी इकोनॉमिक्स। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द ऑप्शनल, और फिर मुझे somebody known to me got through the Indian Economic Services last year, so I felt that why can't I do it, and it's something that I can think about. तो मैंने धीरे धीरे प्रेपरेशन स्टार्ट करी। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। ऑब्वियसली जब मैंने सिविल सर्विसेज दिए थे तो मेरी प्रेपरेशन तो थी ही, मुझे आइडिया था एग्ज़ाम का, तो मैंने स्टार्ट करी प्रेपरेशन, एंड आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन in 2024 itself, last year, and उसके बाद ही मैंने एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम इस थॉट से दिया कि लेट अस सी कि कितना मुझे आता है, एंड आई वाज लकी इनफ, एंड आई वाज लाइक, आई थैंक गॉड दैट आई वाज आल्सो द गोल्ड मेडलिस्ट एट IFT कोलकाता। सो आई थॉट कि अगर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं तो कुछ तो आता ही होगा, सो लेट अस सी हाउ द एग्ज़ाम इज़ एंड लेट अस टेस्ट माई नॉलेज। So I went with that idea, and I enjoyed giving the economic services mains, and the rest is
I mean, I did not think कि हो जाएगा, but that was the mindset कि let us see how it goes, and God has been kind and the results are as you know. So now we can go forward with the motive of the talk. I'll first talk about मैं resources के बारे में ज़्यादा start करती हूँ बात करना. तो सब लोग रिसोर्सेज बताते हैं, एक बुक लिस्ट बताते हैं, पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और जो एक बैकबोन बनना चाहिए आपके बुक लिस्ट का, वो है आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस. उसी को अपना बाइबल बना के चलिए और देखिए कि कौन से थीम्स रिपीट हो रहे हैं, आइडेंटिफाई करिए और उस हिसाब से आप चूज करिए बुक्स को. क्योंकि कोई मतलब इट्स अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं है कि कोई बुक कुछ और लिखेगी और कोई कुछ और लिखेगी. बेसिक्स तो सबके सेम रहेंगे. पर फिर भी मैं बता देती हूँ मैंने क्या यूज़ किए, कौन सी बुक्स पढ़ी. फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एच.एल. आहूजा, इट्स अ बल्कि बुक, तो मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा था. मैंने देखा कि क्या इम्पोर्टेंट है और उस हिसाब से मैंने अपने नोट्स तैयार करने लगी. मैं मैक्रो के लिए फ्रॉयन, बहुत छोटी किताब है, बहुत ही नॉलेजेबल है, उसमें भी सब कुछ नहीं करना होता. यू अगेन योर पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस एंड सिलेबस ही आपके गाइड होने चाहिए ये समझने के लिए कि इस बुक में से पढ़ना क्या है. फिर ट्रेड के लिए साल्वाटोर पढ़ी. साल्वाटोर के अलावा क्रूगमैन की जो किताब है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूज़ होती है वो भी बहुत अच्छी है. एनवायरनमेंट इको के लिए मैंने मेरे पोस्ट ग्रेड के नोट्स यूज़ किए क्योंकि मेरे पास इलेक्टिव था एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स का, बट लार्जली हमने कोलस्टेड से ही पढ़ा, सो आप लोग भी वही रेफर कर सकते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मैंने कोई बुक यूज़ नहीं करी. मुझे पता था कि ये 12 या 13 मॉडल्स हैं जिसके बारे में मैं खुद के नोट्स बना सकती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम हैरोडोमर गोइंग टिल रोमर एंड अदर स्मॉल टॉपिक्स लाइक इंडिसेस एक्सेट्रा के लिए आप खुद नोट्स बना सकते हैं. ऐसे कोई बुक तो कभी मतलब मैंने यूज़ नहीं करी. Public finance again is covered in micro, and there are like some topics which get covered in environment eco, supposedly Coase theorem, Pigovian taxation, etc. And for the quantitative economics part, ecotrix, maths and stats, I relied heavily on past year questions. That what are they asking? What does UPSC want me to know? फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में लियोनटिफ के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मॉडल के ओपन मॉडल क्लोज्ड मॉडल इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो मैंने उसी तरीके से प्रिपेयर किया है. इकोट्रिक्स के लिए गुजराती ज़रूर पढ़ी है क्योंकि ग्रेजुएशन में भी पढ़ी थी और फिर पोस्ट ग्रेड में भी थोड़ा बहुत रिपीट हुआ था. टाइम सीरीज़ के लिए क्रिस ब्रुक्स नाम की किताब आती है, तो मैंने उसमें रेफ़र किए थे कुछ चैप्टर्स, ज़्यादा नहीं, जस्ट टू नो द बेसिक्स. And that's it for economics का part. Coming to general studies, so general studies में आपके 4 subjects आते हैं, economics, polity, history and geography. Economics तो आप जानते ही हैं, you're already studying. Indian eco I missed as one of the subjects. So Indian economy के लिए मैंने विभास सर के notes यूज़ किए हैं और budget और economic survey से अपने आप को मतलब मेड माई सेल्फ फेमिलियर विद देम सो दैट मैं कहीं भी स्प्रिंकल कर सकती हूँ जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा है और अपने आंसर्स को एम्बेलिश कर सकती हूँ. सो आई ऑल्सो हैव अ ब्लॉग जिसका नाम है reynolds.pen.wordpress.com. दे विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, बट आप उसको रेफर कर सकते हैं. उसमें मैंने अपने नोट्स डाले हुए हैं. इट्स अ 80-page नोट वेयर यू कैन सी एंड यूज देम एज रेफरेंसेज वाइल मेकिंग योर ओन नोट्स. I know I used a lot of toppers notes while I was preparing, Kumar Anurag, Gaurav sir, etc. So Indian economy is that, and it is a subject जिसके लिए कोई एक किताब नहीं है. आप पूरे टाइम जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बजट्स देख रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो और नॉर्मल बुक्स तो पढ़ ही रहे हो, तो आप एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि आपको हेल्प मिले अपने आंसर्स के लिए. क्योंकि एक इट्स नॉट अ स्टैटिक सब्जेक्ट. आप कितना ही आप उसमें मतलब रट के चले जाओगे, आपको एकदम दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन है, की डिमांड है और कितने होलिस्टिकली आप आंसर कर पाओगे. और वो होलिस्टिकली आप आंसर तभी कर पाओगे जब यू आर वेल रेड थ्रू आउट योर प्रेपरेशन फेज एंड मोर. Coming back to GS, so economics we already know.
For history, polity and geography, I would suggest that I was going through the syllabus, and the syllabus only says that deep study is not required. So you can go ahead and take a few books. For history, if you feel you have the time, then go for Spectrum. नहीं तो क्लास 12 की बुक्स जो होती हैं वो अच्छी हैं एंड आप उस पर रेफर कर सकते हो. अगेन वही कि पास्ट ईयर्स में आप जाइए, थीम्स आइडेंटिफाई करिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है. मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है, या ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है, या मुगल पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है. तो आप उस थीम वाइज आप कहीं से भी पढ़ लीजिए. पॉलिटी के लिए बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हर सिटीजन के पास होनी ही चाहिए, एंड स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सर्विस. सो and I was again going through the past years also for this video, and I have figured that there are questions like finance commission के बारे में. So article 280 is something that you know and you should know also as an aspirant of economic services. So basic knowledge आप लक्ष्मीकांत से ले सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल बजट को रेफर करता है, या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ फिगर आउट करता है, और कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज क्या होती हैं, एक्सेट्रा. सो दीज आर थिंग्स, एंड व्हाट आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज और व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री, फॉर इंडिया एज अ नेशन. सो दैट इतना नॉलेज आपको होनी चाहिए, और आई थिंक वो लक्ष्मीकांत आपको प्रोवाइड कर देगी. फॉर ज्योग्राफी, आई थिंक क्लास 12 and 11 physical geography books which are of NCERT can definitely help you. And otherwise also in economics they ask you very socio-economic questions. For example, the last year's question was on demographic dividend. So there is no book that you can refer to for these questions. You have to build up your general knowledge, and the best way to do it, to be very diligent with your current affairs. कि पढ़िए, समझिए, नोट्स नहीं भी बना रहे हैं शुरू में तो समझने की कोशिश करिए. That is what I would suggest. And the next part that we can talk about is answer writing. So मेरे IAS मेंस में सेकंड हाईएस्ट आए हैं रिटन में, तो मैं कुछ अपनी टिप्पणियाँ शेयर करना चाहूँगी जो मेरे लिए मुझे लगता है वर्क कर गई. तो एक तो होता है कि आपको कंटेंट आता है, बट ये एग्जाम ऐसा है, या रादर कोई भी एग्जाम ऐसा है कि आप उस 3 घंटे में कैसे अपने उस कंटेंट को प्रेजेंट कर पाते हैं, वही मैटर करता है. नोबडी केयर्स और द एग्जामिनर डज नॉट नो इवन कि आप 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं या 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं. वो 3 घंटे में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इज वॉट इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड. तो कंटेंट तो अच्छा है, सबको आता है, बट आप कैसे प्रेजेंट करें उसके लिए मैं टिप्स दूंगी कि नंबर 1, आप पूरा पेपर कंप्लीट करिए. अगर हमें 19 से 20 क्वेश्चंस करने हैं, आता है नहीं आता है, आपको कंप्लीट करना है. मतलब अगर देयर इज अ क्वेश्चन जो आपको मतलब बहुत टफ लग रहा है, बट देयर इज समथिंग, उसमें कोई कीवर्ड होगा जो आपको पता होगा, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख के आ जाइए, पर इनकम्प्लीट मत छोड़िए पेपर को, क्योंकि फिर वो 2 नंबर या 1 नंबर से ही आपकी रैंक और आपका सिलेक्शन भी डिसाइड हो जाता है. Then intro, body, conclusion and examples. So ये हम मतलब शुरू से सुनते आ रहे हैं, this is the way that you have to write an answer. तो वो ही फॉलो करना है. It's as simple as that कि आप स्टार्ट करिए इंट्रोडक्शन से. बॉडी में आप प्रोज, कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, या एक होलिस्टिक पिक्चर दीजिए, and then you go on to the conclusion, and wherever possible give examples. So जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो आप एग्जामिनर को ये कह रहे हैं कि आपको ये टॉपिक सिर्फ एक बुकिश अंडरस्टैंडिंग से नहीं आता है, पर आप उसको एक चीज से लिंक भी कर पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कभी भी हैरोडोमर लिखें तो यस इट्स अ थ्योरेटिकल मॉडल, हम सबने पढ़ा है कि ऐसे ये होता है, जी ये होता है, ऐसे होता है, सी ये होता है, पर अगर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंडिया के पहले 5 ईयर प्लान में हमारे प्लानर्स ने हैरोडोमर को सोचा, मतलब इट वाज बेस्ड ऑन हैरोडोमर, राइट? इट वाज अ 17 सेक्टर मॉडल. सो इफ यू कैन डू दैट, इट गिव्स द एग्जामिनर अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन द थिंग, राइट? अगेन एन एग्जाम्पल इज while explaining some environmental economics problem which requires every country to come together, but we see that doesn't happen. तो आप prisoners dilemma का example दे दीजिए. तो ऐसे करके आप अपने आंसर्स को अच्छा कर सकते हैं, पर हर बार ये अपने आप को प्रेशर मत करिए कि मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर लिखना है, बिकॉज उस समय उस मोमेंट में चीजें जो याद आ रही हैं वो आ रही हैं, बट फिर आगे बढ़िए, क्योंकि अगेन कंप्लीटिंग द पेपर इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई नो
मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, आई डिड एवरी क्वेश्चन, जितना आता था मैंने उतना लिखा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब आपको नहीं समझ आएगा और आपको लगेगा कि ये तो क्या ही पूछ लिया, बट अगर पेपर टफ है तो पेपर टफ सबके लिए है, पर उससे बॉग डाउन नहीं होना, पर पेपर कंप्लीट जरूर करना है। थर्ड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट का। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ अगर 180 मिनट्स है हमारे पास, 3 घंटे हैं और 200 मार्क का पेपर है, तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। अगर 10% मार्क 20 मार्क्स का है तो आप उसको 18 मिनट ही दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि हर मार्क का उतना ही इंपॉर्टेंस है। इफ यू डू वन क्वेश्चन वेल एंड वन क्वेश्चन really badly, then it was, I mean, you can't get more than 45-50% in a question. So that is something that you have to go with. तो अगर आप किसी क्वेश्चन में 0% ला रहे हैं पर उसको आप स्केल अप करके 20% या 30% भी कर लें, so then that is working in your favor. So टाइम मैनेज उसी हिसाब से करिए। मुझे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, तो मैं हमेशा ये मतलब मेरा अप्रोच ये रहता था कि शुरू वाला जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते थे मैं उनको पहले करती थी, क्योंकि हमारी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो जाती है एंड आते आते तक। तो मैं सोचती थी अगर एग्जामिनर शुरू में पेपर खोल रहा है तो शुरू का जो पार्ट हो वो अच्छे से लिखा गया हो, बट अगेन टाइम में ही करना है, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट द बिगर क्वेश्चंस इन टाइम। फोर्थ इज डू नॉट थिंक इन साइलोज। सो बहुत बारी ऐसा होता है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक डब्बे में रख देते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे में रख देते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को ऐसे, बट हमें ये देखना है कि हम इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट एज अ होल है, एक गार्लैंड है जिसमें अलग अलग फूल हैं, तो हम उनको फूलों को पिरोते हुए आंसर लिखना है। क्योंकि हमें मतलब आदत हो जाती है कि हम एक एग्जाम को एक पेपर दे रहे तो उसके बारे में सोचेंगे, पर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी का एग्जाम्पल दे रहे हो, आप एनवायरमेंट इको में प्रिजनर्स डिलेमा ला रहे हो, गेम थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स ला रहे हो। सो इट हेल्प्स यू एंड द एग्जामिनर कि अच्छा हाँ बहुत अच्छा आंसर लिखा है और लाइक अच्छे से सोच के लिखा है। लास्ट है टेलर योर आंसर्स टू द क्वेश्चन। ये बहुत बार होता है कि हम एक वर्ड पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में और हमको लगता है कि अच्छा आ गया हमें और हम वो लिख देते हैं, बट यूपीएससी इज स्मार्टर देन ऑल ऑफ अस। सो यू हैव टू थिंक कि उन्होंने क्या पूछा है और आप क्या जवाब दे रहे हो, तो उसको उसकी मैचिंग जरूर होनी चाहिए, वहाँ डिमांड सप्लाई कर्व जरूर मैच होने चाहिए कि आप कुछ भी खराब या मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्क्स आपको उसी क्वेश्चन के आंसर के मिलेंगे, कुछ भी लिखने के नहीं मिलेंगे। तो यही मेरी टिप्स रहेंगी। प्लीज 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 पेपर कंप्लीट कीजिएगा। राइटिंग वन आंसर नाइसली एंड द अदर बैडली डज नॉट वर्क इन एनी यूपीएससी एग्जाम, यू नो इट। 45 to 50% इज द मैक्सिमम दैट यू विल गेट। द थर्ड इज द प्रेप स्ट्रैटेजी। तो मुझे लगता है कि 1 साल तो इस एग्जाम को आपको देनी ही चाहिए, प्रॉपरली पढ़ के और कुछ ना करते हुए। मेरे लिए मैंने एग्जाम इसलिए निकाल लिया कॉलेज के साथ ही क्योंकि मैं पहले 2 साल घर पे रह के पढ़ रही थी इस एग्जाम के लिए, और कॉलेज में भी मैंने छोड़ा नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ आई वाज स्टडीइंग। तो एकदम से सोचना कि कॉलेज, मतलब मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोलेगा कि आप कॉलेज मिस करके सिर्फ पढ़ाई करिए, क्योंकि कॉलेज का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है और आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, तो आप उसे एंजॉय भी करिए और पढ़ाई भी करिए। दैट इज़ व्हाट आई डिड। मैं ऐसे पढ़ती थी कि जब सेमेस्टर में शुरू में बहुत खाली टाइम होता था एंड पढ़ाई एकदम से स्टार्ट नहीं होती थी, तो मैं उसमें उस 1-2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा पढ़ लेती थी और फिर कॉलेज में मतलब आई ऑब्वियसली हैड टू स्टडी फॉर माई कॉलेज ऑल्सो, तो मैं उस समय वो करती थी। बट फिर ऐसे ही हर सेमेस्टर में मैं थोड़ा थोड़ा ऐसी करती थी, जब भी टाइम मिलता था थोड़ा पढ़ लेती थी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोलकाता नहीं घूमा हो या अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गई हूँ, बट एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो 1 साल की प्रिपरेशन तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉरवर्ड विद इट, एंड इफ़ यू ऑलरेडी गिवन दैट, अगर आपके पास टाइम हो वो, जैसे मेरे लिए था कि मैं आई वॉज टर्निंग 25 जब मेरा कंप्लीट हो गया था ग्रेजुएशन, तो मैंने ये सोचा था कि मुझे अभी जॉब चाहिए, आई डोंट वांट टू बी अनएम्प्लॉयड व्हेन आई वाज 25, तो वो मेरा माइंडसेट था। पर अगर आप जल्दी पोस्ट ग्रेड कर रहे हैं और आपके पास समय है, तो 1 साल डेडिकेटेड एफर्ट ये एग्जाम आपसे मांगता है। इट इज़ नॉट एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एग्जाम अगर आप उसको शिद्दत से पढ़ाई करिए, क्योंकि मतलब इट्स फॉर मी एक सब्जेक्टिव एग्जाम तो जरूर है, पर एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखिए कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसको उसी ऑब्जेक्टिविटी से अप्रोच करिएगा तो हो जाता है। इतना
आई मीन आई फील कि हमारी मास्टर्स की पढ़ाई, हम इतना क्वांटिटेटिव रिगरस इक्वेशंस ये सब पढ़ते हैं, वो ज़्यादा टफ है इससे। पर हम ये ऑब्वियसली इसका सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, इसीलिए टफ बन जाता है। बट एज अ होल इफ यू जस्ट सी कि मतलब हमारे पेरेंट्स तो हमें यही बोलते हैं कि हमें तो उस एक सीट से मतलब लाइक दैट इज हाउ व्हाट इट मैटर्स टू अस। हमें तो नहीं देखनी कि 18 निकली हैं वैकेंसीज या 16 निकली हैं, हमें बस वो एक सीट चाहिए, तो बस एक सीट के लिए काम करिए। तो चौथा पॉइंट जिसके बारे में बात करूंगी इज फेलियर। तो आप हम सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो भी फोकस्ड वे से प्रिपेयर कर रहा है इस एग्जाम के लिए वो 100% ही देते हैं। और मतलब पर एग्जाम का ये नेचर है, जिंदगी का रादर ये नेचर है कि फेलियर आएगा ही। क्योंकि जब मैंने सिविल सर्विसेज दिया था और मेरा इंटरव्यू तक हो गया था, मुझे लगा था कि चलो ठीक है आईएएस नहीं बनूंगी पर नीचे की रैंक जरूर आ जाएगी, कि इतना भगवान ने हेल्प किया है देन हो जाएगा। बट नहीं हुआ। और 2022 मेरी जिंदगी का सबसे लोएस्ट टाइम था और मुझे लगा नहीं था, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा ही है कि हम इसको जिंदगी बना देते हैं और नहीं बनानी चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूंगी। पर उस समय हमें कुछ और नहीं दिखता है। और फिर मैंने प्रीलिम्स की साइकिल भी नहीं दी थी नेक्स्ट वाली, तो मुझे लगता था कि एक जिंदगी तो खत्म हो गई, यही इसके लिए ही वर्क किया था और दोबारा देना वाज नेवर पार्ट ऑफ माय प्लान। मुझे लगा कि हो जाएगा। बट फेलियर बहुत कॉमन है, सबके साथ होता है। आई हैव नोन पीपल हु हैव मिस्ड द कट ऑफ एक नंबर से और फिर से उनका नहीं हुआ है, और वो बहुत बड़ा टोल ले लेता है आप पे एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और मैं एक सक्सेस स्टोरी हूँ, बट आप मतलब ये जान के देखिए कि मैं भी उस साइड थी एंड आई वॉज अ फेलियर ऑल्सो। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी में और फेलियर्स आएंगे नहीं। तो एग्जाम को अपनी जिंदगी ना बनाइए, कोशिश करिए, क्योंकि बहुत आसान है कि आप सुबह शाम यही पढ़ रहे हैं, यही मतलब वही वीडियोस देख रहे हैं, वही एस्पायर कर रहे हैं, तो बहुत आसान है खो जाना उस दुनिया में। बट उससे निकलना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरे लिए बहुत लोगों को लगता है कि बहुत विश्वास होता है कि 5 साल वो देंगे एग्जाम को और निकल जाएगा। बट मुझे लगता था कि मैं क्योंकि एक बार मैं फेल हो चुकी थी तो मुझे नहीं था कि मैं दोबारा इस जगह आऊँ। तो मेरा एम ये था मास्टर्स में जाने का कि मेरे पास एक प्लान बी रेडी हो, जो मेरा सेकंड टॉपिक है बात करने का, नेक्स्ट टॉपिक है बात करने का, कि अगर मान लो ये तो चल रहा है आपका, आप कितना ही पढ़ लेंगे, 2 साल आपने दे दिए इस एग्जाम को, द सिलेबस रिमेन्स द सेम और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स बदलेगा, बट उससे ज्यादा तो नहीं बदलेगा ना, आपको ऑलरेडी आता है। तो अगर आपको लगता है कि आप उस टाइम पे कोई जॉब कर सकते हैं या पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं या कुछ और भी साइड हसल आप सोचते हैं कि सपोजिटली दिस एग्जाम डज नॉट वर्क फॉर यू, तो आप वो उस पर वापस मतलब इट कैन बी अ सेफ्टी नेट फॉर यू, तो आप वो करिए। ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रही कि सबके लिए वर्क करेगा, बट मेरे लिए वर्क किया। तो जब मैंने मास्टर्स करी मैंने देखा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, सिर्फ एग्जाम नहीं है। मतलब मैं पीएचडी कर सकती हूँ, मैं रिसर्च में जा सकती हूँ, पॉलिसी रिसर्च में जा सकती हूँ, मैं कॉर्पोरेट में काम कर सकती हूँ, और देर आर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, नॉट जस्ट आईएएस और सीएससी, देर इज सेबी, देर इज आरबीआई एंड मतलब एक प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस है। और आपको ये नहीं लगेगा कि आपकी आपका करियर सिर्फ एक एग्जाम पे डिपेंडेंट है, तो वो मत होने दीजिएगा। इसीलिए मैंने जब मैं मास्टर्स कर रही थी मैंने इंटर्नशिप करी एक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इक्रियर। इट्स एन इकोनॉमिक थिंक टैंक जो मतलब जिसने मेरा एक्सपोजर एकदम 100x बढ़ा दिया। मुझे लगने लगा कि ठीक है, अगर इवन इफ आई डोंट गेट थ्रू दिस एग्जाम, मुझे पॉलिसी रिसर्च अच्छी लगने लगी, मैंने बहुत सीखा और अभी भी मैं वहाँ काम कर रही हूँ। तो बिफोर द कॉल लेटर अराइव्स, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि ऑप्शंस बहुत हैं। मैंने अब मुझे लगता है कि पीएचडी इज एन ऑप्शन फॉर मी ऑल्सो। इफ नथिंग हैड वर्कड आउट देन दैट इज एन ऑल्सो ऑप्शन। अनदर ऑप्शन दैट आई मिस्ड वाज कि अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं और आप 2 साल या 3 साल कहीं भी जॉब करते हैं तो आप और गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए भी एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट आपकी यंग प्रोफेशनल्स नीति आयोग में होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में होता है और मिनिस्ट्रीज में भी होता है। तो आप वहाँ 2 साल अगर आप बाहर काम कर ले तो आप वहाँ भी यू कैन ज्वाइन द गवर्नमेंट डिस्पाइट नॉट क्लियरिंग द एग्जाम। तो अगर आपका एम ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। यूपीएससी अलग पोस्ट भी निकालता है। आई नो दिस बिकॉज आई नो माई फैमिली में बहुत लोगों ने
यूपीएससी के ही थ्रू, नॉट एग्जाम के थ्रू, बट यूपीएससी कंडक्ट्स ऑल दीज अदर इंटरव्यूज ऑल्सो फॉर डिफरेंट पोस्ट, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन. तो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये. कोई भी एग्जाम है इंडिया में, स्पेशली ऑल ऑफ us are the part of the youth population, we know how tough it can get. So it is always nice to have a plan B, have a backup, कि चलो ये नहीं तो और ये, और खुद पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी वर्थ इस एग्ज़ाम से लिंक कर देते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हम तो नहीं जीत पाए, ज़िंदगी हमने हार ली. पर ऐसा होता नहीं है. आपकी वर्थ कोई भी एग्जाम या कुछ भी बाहर का एक्सटर्नल डिसाइड नहीं कर सकता. अगर आप खुद में बिलीव करते हैं तो आप कुछ भी करिए, अच्छा ही करेंगे. दैट इज एटलीस्ट व्हाट वर्कड फॉर मी. मैं बार बार अपने आप को बोलती थी, अपनी मम्मी को भी बोलती थी कि मम्मी कुछ तो कर लूंगी और अच्छा कर लूंगी. और आई थिंक उसके बाद तो भगवान और यूनिवर्स आपका साथ देता ही है. लास्ट टॉपिक जो मुझे बोलना था वो यही है, मेंटल हेल्थ के बारे में. क्योंकि जब मैं प्रिपेयर करी थी सिविल सर्विसेज के लिए, तब कोविड का टाइम था, तब लॉकडाउन था, तब सब बीमार पड़ रहे थे. मेरे घर में भी सब बीमार पड़े, और सीवियरली बीमार पड़े. और उसमें भी आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगेन आप पूरी ज़िंदगी मैं तो क्लास 11th से यही सोच के आई थी कि एग्ज़ाम देना है. मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए चुने कि मुझे अच्छे से करना है. तो उस समय सब टूटना, ऐसा लगता है सब बिखर रहा है. यू आर नॉट एबल टू स्टडी, यू आर वरीड अबाउट अदर थिंग्स दैन द एग्ज़ाम. तो इट इज़ हार्ड, बट और ऐसे अदर देन कोविड ऑल्सो मुझे लगता है कि डे टू डे लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट कैन गेट टफ, क्योंकि आप वही पढ़ रहे हो, वही खा रहे हो, वही पढ़ रहे हो, एंड द साइकिल गोज ऑन. और ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है. अगर इस सब्सिडी का तो खेल है ही, एक बार हारे तो 99 पे भी हो तो आप 2 पे पहुंच रहे हो वापस. तो वो प्रोसेस में अपने आप को रखना और अपनी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपको चाहिए, लगता है कि आपको ब्रेक लेना है, तो आप ब्रेक ले लीजिए. आप किसी इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फिडेंट, अपने घर वालों से बात करिए अपने बारे में, जो भी फील करें. मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट आपको देयर इज समबडी एट द हाउस जो आपको समझ ले. आपको कोई भाई बहन हो, आपको कोई चाचा चाची हो, कोई भी, और कुछ भी करिए अपने लिए, पेंटिंग, डांसिंग, ये वो. और मैं ये नहीं कह रही कि हर रोज पॉसिबल होता है 1 घंटा निकालना, क्योंकि मैं एकदम आइडियल वर्ल्ड नहीं कह रही हूँ, बट टाइम लीजिए और गिव योर सेल्फ ऑल्सो टाइम एंड टू कम बैक टू द प्रेपरेशन अगेन. एंड उसी के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरे लिए प्लान बी वॉज माई सोलेस, कि अगर ये नहीं वर्क करेगा तो ठीक है, मैं ठीक हूँ. जो मेरे पास 2021 या 2020 में नहीं था, जिसकी वजह से मेरी एंग्जाइटी और स्ट्रेस और ये सब बढ़ रहा था. तो एग्ज़ाम को अपनी लाइफ मत बनाइए, कोशिश करिए. एंड इट्स अ डूएबल एग्ज़ाम, आई वुड से. एंड आई थिंक थैंक यू DKT को, क्योंकि मैंने इनकी बहुत वीडियोस देखी हैं. तो जब मुझे बोला गया कि दे वुड वांट टू रिकॉर्ड मी, तो मुझे याद आ गया अपने एस्पिरेंट वाला टाइम, जब मैं देखती थी और सोचती थी अच्छा ऐसे भी होता है. तो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली. एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम वॉचिंग दिस वीडियोज़. आई होप दैट इट हैज़ हेल्प्ड यू एंड इट कुड हेल्प यू इन सम वे. बाकी मैं बोलूँगी कि मेरा ब्लॉग है जिसमें मैंने सारी बातें बहुत एफर्ट से लिखी हैं, बहुत हार्टफेल्ट वे में लिखी हैं. आई अंडरस्टैंड द पेन दैट गोज बिहाइंड दिस एग्जाम. सक्सेस तो ठीक है, बट जो दर्द और जो स्ट्रगल्स होते हैं उसको एड्रेस मैंने करने की कोशिश करी है. तो प्लीज़ वो भी पढ़िए, एंड आई होप इट कैन हेल्प यू. सो थैंक यू.